Contract is an agreement which is legally enforceable or enforceable by law. An agreement is said to be legally enforceable if it is having lawful object, lawful consideration, made with free consent of the parties who are competent to contract, and the agreement has not been declared as a void agreement under the law. तो सर 11 में से 5 चीजें तो यही हो गई, और एक छठी चीज क्या होगी कि सर देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। तो 6 चीजें तो हमने यहीं पर पढ़ ली थी सर। ठीक है, तो उसके अलावा 5 चीजें ऐसी, टोटल 11 आइटम्स है, उसमें से 6 चीज तो हमने वो पढ़ ली जो सेक्शन 10 के अंदर आ रही हैं, और 5 चीजें ऐसी है जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अलग अलग जगह दी हुई है, जिसको हमने यहाँ पर बाइट डाउन करके लाए हैं। ठीक है, क्या कि सर ये पढ़ लिया, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, नंबर 1 हुआ हुआ है। नंबर लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन हुआ हुआ है, फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, एंड एग्रीमेंट हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड एज वॉइड। ये हो गया। कल हमने एक पॉइंट कर लिया था, पॉइंट नंबर 2, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। इंटेंशन, एक तो वीडियो ऑन करेंगे सब जने, बार बार नहीं कहलवाएंगे भाई, दिस इज नॉट करेक्ट वे। यू आर बीइंग टोल्ड समथिंग, यू हैव टू फॉलो दैट। नितिन रिबेरियो, मीत, रोहन, पूंजी, वीडियो ऑन करो अपने। ठीक है, तो सर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए यदि आप समझना कि सर एग्रीमेंट्स जो होते हैं, एग्रीमेंट एक बहुत बड़ा टर्म है। एग्रीमेंट्स में से कुछ एग्रीमेंट्स ही कॉन्ट्रैक्ट्स बन पाते हैं, सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बन पाते हैं। ऐसे एग्रीमेंट जिनमें कोई भी ये वाला एलिमेंट मिसिंग हो, कोई भी एक एलिमेंट मिसिंग हो, वो वाला एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाता है। तो एग्रीमेंट बहुत ब्रॉडर टर्म है, बहुत बड़ा टर्म है। फिर मैंने आपको बताया था कि सर एग्रीमेंट्स में यदि अपन बात करें, एग्रीमेंट्स में यदि अपन बात करें कि जस्ट अ सेकेंड, एग्रीमेंट्स में यदि अपन बात करें, जस्ट अ सेकेंड प्लीज, देयर इज, हाँ, एग्रीमेंट्स में यदि अपन बात करें तो सर एक तो अपन ने देखा था बिजनेस एग्रीमेंट्स होते हैं, फिर अपन ने देखा था बिजनेस एग्रीमेंट्स के अलावा कैसे कैसे एग्रीमेंट्स पढ़े थे, सोशल एग्रीमेंट पढ़ा था, डोमेस्टिक एग्रीमेंट देखा था। कल का रिवीजन करा रहा हूं मैं आपको, 1-2 मिनट लगा के। डोमेस्टिक एग्रीमेंट देखा था, सोशल एग्रीमेंट देखा था, है ना। तो सर डोमेस्टिक एग्रीमेंट सर हस्बैंड वाइफ के बीच में, सर सन और फादर के बीच में, डॉटर और सन के बीच में। बेचारी ये तो आईफोन पे ही अटकी हुई है, मैंने इसके लिए फेरारी की बात करी थी कल, किसके लिए, वो मैग आज आई ही नहीं। ठीक है, तो सर कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे होते हैं, सोशल एग्रीमेंट्स, डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स, मॉरल एग्रीमेंट्स, रिलीजियस एग्रीमेंट्स, जिनमें देर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। सोशल और डोमेस्टिक का एग्जाम्पल बता दिया था आपको, इनका एग्जाम्पल ना तो मॉड्यूल में दिया हुआ है ना अपने को करने की जरूरत है। ठीक है, तो सर इनमें कि सर social or domestic agreements are not capable of creating legal relationship because they are not having intention to create legal relationship। ये कौन से केस से आ रहा है भाई, ये कौन से केस से आ रहा है, कौन बताएगा, ये कौन से केस से आ रहा है, ये कौन से केस से आ रहा है। अभी मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूं, जिसने भी वीडियो ऑन नहीं किया मैं उसको उठा के क्लास से बाहर डालने वाला हूं विद इन अ मिनट। ठीक है, चाहे वो मुकुंद हो, चाहे वो पूंजी हो, चाहे वो मीत हो। ठीक है, तो थोड़ा सा नेटवर्क इशू था इसलिए मैं नहीं कर रहा चालू। नेटवर्क इशू है तो अलग बात है, दैट आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस जो लोग कर रहे हैं, आई विल नॉट बियर दिस। ठीक है, सर मुकुल, 2 मिनट में ऑन कर रही हूँ। क्या हुआ पूंजी? 2 मिनट में ऑन कर रही हूँ, खाना खा रही हूँ। हाँ, आई ना बात, किसी का नेटवर्क इशू है, किसी का नेटवर्क में खाना जा रहा है। ठीक है, चलो आओ। तो मुकुंद, हाँ मुकुंद, सर। हाँ क्या हुआ, वीडियो ऑन करेंगे या नहीं करेंगे? कर रहा हूँ सर, जस्ट खा के खत्म हम्म, हुआ। ठीक है। तो आपको 8:30 बजे क्यों टाइम मिलता है खाना खाने का भाई? 5 मिनट जल्दी खाओ ना। अरे सर आज वो कुक नहीं आई थी ना, तो फिर बाहर से मंगाया था इसीलिए। अरे यार वंडरफुल, घर की एक एक बात ध्यान पड़ रही है। चलिए,
तो सर सोशल एग्रीमेंट और डोमेस्टिक एग्रीमेंट में देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। कौन से केस से आ रहा है? मीत बताओ। बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर। बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर। बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर केस से आ रहा है, उसने बिल्कुल सही बोला है। बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर केस से आ रहा है, उसने बिल्कुल सही बोला है। ठीक है, चलिए एक तो ये बता दिया मैंने आपको। दूसरा अपन चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जैसे जैसे आता है चलो चलते हैं। एग्रीमेंट कर लिया था, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप कर लिया था, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है? कि सर एक्स ने वाई को, एक्स नौकरी ढूंढ रहा है, गवर्नमेंट जॉब। वाई जो है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में क्या है, एचआर मैनेजर है, जो उस जॉब पे लोगों को फाइनली अपॉइंट करेगा। तो एक्स ने बोला 10 लाख रुपया मेरे से ले ले और मेरे को गवर्नमेंट जॉब दे दे। तो कैसा एग्रीमेंट जो है इसमें क्या है कि सर एक पार्टी दूसरी पार्टी को जो कंसिडरेशन दे रही है वो ब्राइब के नेचर में है। ब्राइब के नेचर में, दैट मीन्स दैट इज नॉट अ लॉफुल कंसिडरेशन। हम क्या बोलते हैं कि लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। नी मुरार का इसको एक बार पढ़ ले, लॉफुल कंसिडरेशन वाले पॉइंट। Any agreement to form a valid contract should be supported by consideration. Consideration means something in return. It can be in cash or in kind. It can be past, present, or future. However, consideration must be real and lawful. कंसिडरेशन मस्ट बी रियल, सही में होना चाहिए, एंड लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। कि सर लॉफुल होना चाहिए, ब्राइब की नेचर और ऐसे ऐसे कंसिडरेशंस नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट, पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। बता चुका हूं, अपन टाइम खराब नहीं करते हैं इसमें। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कब होगी सर? जब वो मेजर एजेड होगी, जब वो एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट वो साउंड माइंड की होगी और उसे डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया है लॉ के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। जिस तरीके के वो कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाह रही है उस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया है। जैसे कि इंसॉल्वेंट आदमी को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है कि अब वो अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बना पाएगा। ठीक है, कॉम्पिटेंस टू कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया। नेक्स्ट आइटम जो अभी तक अपन ने नहीं पढ़ा है, दैट इज कंसेंसस एड इडम। Consensus ad idem is a Latin term which means meeting of minds. To constitute a valid contract, there must be meeting of minds of both the parties. Meeting of minds का क्या मतलब है? ध्यान से सुनना, इस पे क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। They should agree upon the same thing in the same sense at the same time. समझना, हमारे मुकुंद के पास में, हमारे मुकुंद के पास में 2 घोड़े हैं। ही इज हैविंग 2 हॉर्सेस। ठीक है, ऐसे महंगाई के जमाने में घोड़े पालता है भाई। ठीक है, क्या एक घोड़ा है काला घोड़ा और दूसरा घोड़ा है सफेद घोड़ा। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट हॉर्स। क्या अमीरी है भाई सही में। कि सर आज तो वो नहीं आई है, क्या नाम है, कुक नहीं आई है, तो आज बाहर से खाना मंगाया है। बाय गॉड, वेरी अमीरी। नेक्स्ट, तो अब मुकुंद को नीम मुरारका ने ऑफर दिया, क्या तू अपना घोड़ा मेरे को 10,000 रुपए में बेचता है क्या? ठीक है, जब नीम ने ये ऑफर दिया तो उसके दिमाग में था कि मैं ब्लैक हॉर्स के लिए ऑफर दे रहा हूं, उसके दिमाग में ये था। और मुकुंद ने ये ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया ये सोच के कि व्हाइट हॉर्स के लिए ऑफर मिल रहा है, सफेद घोड़े के लिए ऑफर मिल रहा है। तो सर ऑफर का एक्सेप्टेंस आ गया, प्रॉमिस था, कंसिडरेशन था, पूरा चार्ट भी पूरा हो गया, लेकिन एक जबरदस्त एलिमेंट, एक एसेंशियल एलिमेंट मिसिंग हो गया। क्या एलिमेंट मिसिंग हो गया? दे मस्ट, इनका मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं हुआ। मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं हुआ का मतलब दे आर नॉट एग्रीइंग अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। एक ने काला घोड़ा सोच के ऑफर दे दिया, दूसरे ने सफेद घोड़ा सोच के और एक्सेप्ट कर लिया। तो सर यहाँ पर कंसेंसस नहीं हो रही है उनके बीच में, दिमागी तौर पे मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं हो रहा है, कंसेंसस एड इडम नहीं हो रही है, तो कोई ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? डिटेल इसकी बाद में और पढ़ी जाएगी, चैप्टर्स आएंगे उसमें। तो टू कॉन्स्टिट्यूट अ सही कॉन्ट्रैक्ट, अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, देयर मस्ट बी मीटिंग ऑफ माइंड्स, दैट इज द पार्टी शुड एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? यस सर।
नेक्स्ट, फ्री कंसेंट, देयर मस्ट बी फ्री कंसेंट, कि सर दोनों पार्टीज की एक्स और वाई दोनों आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट बना रही है तो उनकी फ्रीली आई हुई कंसेंट होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कनपटी पे बंदूक रख के और आप उनकी कंसेंट ले लो, तो वो कोई फ्रीली आई हुई कंसेंट नहीं है, वो जबरदस्ती आई हुई कंसेंट है। तो यदि फ्री कंसेंट नहीं है तो फिर वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो कुछ और बनेगा। ठीक है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं बन पाएगा। चलिए, टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी फ्री एंड जेन्युइन कंसेंट ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। इट शुड नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय, इट शुड नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस और मिस्टेक। ये पूरा चैप्टर है फ्री कंसेंट का, इन टर्म्स को वहां पर समझा जाएगा। अभी के लिए इतना ये समझ लो कि सर फ्री कंसेंट जो है वो जरूरी होती है। नेक्स्ट, लॉफुल ऑब्जेक्ट। लॉफुल ऑब्जेक्ट मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि हर तरीके से लीगली सही हो। तो सर किसी ऑब्जेक्ट को हम लॉफुल कब बोलेंगे कि सर वो इलीगल नहीं हो या अनलॉफुल नहीं हो। ठीक है, कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज अनलॉफुल। कोई भी एग्रीमेंट का लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं होता या लॉफुल कंसिडरेशन नहीं होता। कब? नंबर वन, व्हेन इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, जब उसे लॉ में मना किया गया है, जब उसे लॉ में उस काम को करना मना किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अपने इंडियन लॉज में, फॉर एग्जाम्पल अपने इंडियन लॉज में किडनैपिंग करने को मना किया गया है, मना किया गया है ना। तो मुकुंद यदि मीत के साथ में कोई एग्रीमेंट बनाता है, फलाने आदमी को किडनैप कर ले, मैं तेरे को 10 लाख रुपए दे दूंगा। ठीक है, तो ये क्या है? इस इस एग्रीमेंट का लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है, इस एग्रीमेंट का लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है, ये बात ध्यान रखना। तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाया, एग्रीमेंट तो बन गया दोनों के बीच में, पर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो फॉरबिडन बाय लॉ मतलब लॉ में मना किया गया। यदि कोई ऐसा एग्रीमेंट जिसको लॉ में बनाना मना किया गया है उससे संबंधित, तो सर वो लॉफुल ऑब्जेक्ट करनी है। सेकंड, अनलॉफुल है इफ इट इज ऑफ सच अ नेचर दैट इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ और इज फ्रॉडुलेंट। आइए समझाता हूं कि सर लॉ में डायरेक्टली तो नहीं मना किया गया है, लेकिन आप काम वही कर दे रहे हैं जिससे कि लीगल, जिससे कि वो कर दिया तो कोई ना कोई प्रोविजन लॉ का डिफीट हो जाएगा। आइए मैं आपको समझाता हूं कैसे। सर पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी समझिएगा। पॉइंट नंबर ए से पॉइंट नंबर बी तक जाने के लिए एक तो डायरेक्ट रास्ता है, लॉ ने मना कर दिया कि ये डायरेक्ट रास्ता ऑप्ट नहीं करना है, लॉ ने कहा किडनैपिंग नहीं करनी है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, आप क्या कहते हो? डायरेक्टली वो काम नहीं करते हो, इनडायरेक्टली उस काम को साइड के रास्ते से हासिल कर लेते हो। ठीक है, तो भी आपने कोई लॉ नहीं तोड़ा, पर आप डिफीट कर रहे हो लॉ के प्रोविजंस को। आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए, मान लीजिए हमारे सुहान के पास में बंबई की सबसे पॉशेस्ट एरिया दैट इज कफ परेड। कफ परेड ही है भाई या कोई और है? कफ परेड गए हुए हो कभी सब जने, या फिर नरीमन पॉइंट गए हुए हो? नरीमन पॉइंट तो गए हुए होंगे सब जने, एम आई राइट? तो चलो नरीमन पॉइंट का एग्जाम्पल लेते हैं। वन ऑफ द पॉशेस्ट एरिया नरीमन पॉइंट पे हमारे सुहान गोयल के पास में एक बिल्डिंग में मस्त ऑफिस है। ठीक है सर, ऑफिस है, लेकिन ऑफिस के ऊपर म्युनिसिपल टैक्सेस लगते हैं हर साल जो भरने पड़ते हैं। तो म्युनिसिपल टैक्सेस पहले साल 50,000 रुपए का ड्यू था, दूसरे साल 60,000 रुपीज का ड्यू था, तीसरे साल 65,000 रुपीज का ड्यू था, चौथे साल 70,000 रुपए का ड्यू हो गया। अब सरकार भी बोले यार ये तो भर ही नहीं रहा है म्युनिसिपल टैक्सेस, तो सरकार को क्या राइट है कि यदि ये म्युनिसिपल टैक्सेस नहीं भरता है तो उस फ्लैट पे या उस ऑफिस पे, तो वो उसको क्या कर सकती है? सीज कर सकती है, सीज करके उसको बेच सकती है, बेच के अपना ये जो पैसा वसूल सकती है और बाकी का पैसा सुहान गोयल को दे सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो जब सीज कर लिया, सही में वो नौबत आ गई और सीज कर लिया गवर्नमेंट ने उस ऑफिस को कि भैया ये पैसा नहीं भर रहा है, तो मैंने सीज कर लिया उस ऑफिस को। अब रूल ये होता है, मान लो रूल ऐसा है, गवर्नमेंट रूल्स में लिखा हुआ है जिसका सीज किया तो उस ऑफिस को बेचना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा
तो उसके लिए क्या करेंगे, नीलामी करेंगे। नीलामी वर्ड सुना है आपने कि उस ऑफिस को नीलाम करेंगे? नीलामी मतलब समझते हो? यस और नो? वो फॉल ऑफ हैमर होता है ना, 50 लाख एक, 50 लाख दो, 50 लाख तीन, दैट नीलामी करेंगे। जो सबसे बड़ी बोली बोलेगा उसको ऑफिस बेचा जाएगा। चलो, तो उसका ऑक्शन किया गया है। इंग्लिश में वर्ड क्या है? ऑक्शन। ठीक है, ऑक्शन पे लगा दिया। गवर्नमेंट के रूल्स हैं कि जिस बंदे की प्रॉपर्टी है वो खुद उस ऑक्शन में, सेल में पार्ट नहीं ले सकता। क्या मेन रूल समझ में आ गया? क्या मेन रूल है, क्या मेन लॉ है? जिसकी प्रॉपर्टी सीज कर गई है वो खुद ओनर उसमें पार्ट नहीं ले सकता है ऑक्शन में। तो अब सुहान गोयल तो पार्ट नहीं ले सकता था ऑक्शन में। सुहान गोयल ने क्या किया, अपने एक फ्रेंड नीव मुरारका को अपॉइंट किया। इसके साथ में सुहान गोयल ने नीव मुरारका के साथ में एक एग्रीमेंट बनाया, तू जाके मेरी तरफ से बिड कर दे। मेरी तरफ से मतलब खुद के नाम पे बिड कर दे, प्रॉपर्टी छुड़ा ले। जो भी पैसा तेरे को 20, 30, 40 लाख रुपए लगा है वो सब तू मेरे से ले लेना और प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देना। और इसने कहा हाँ यार, मैं दोस्त हूँ तेरा, तेरे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। सर, इससे हो क्या रहा है? गवर्नमेंट ने कहा था जिसकी प्रॉपर्टी है उसको, जिसकी प्रॉपर्टी है वो पार्ट नहीं ले सकता, उसको बिडिंग करने का अधिकार नहीं, उसको वापस ही ले। ठीक है, लेकिन सुहान गोयल ने डायरेक्टली तो ये रूल नहीं तोड़ा, उसने बिडिंग में पार्ट नहीं लिया। इनडायरेक्टली पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंच ही गया वो, साइड के रास्ते से। नी मुरारका को बोल दिया कि तू मेरे मेरे लिए बिड कर देना, खुद ले लेना और बाद में मेरे नाम कर देना, वो पैसा मैं दे दूंगा तेरे को। तो उसने एक्चुअली में रूल तो नहीं तोड़ा, लॉ नहीं तोड़ा, लेकिन उसने काम वही किया जिससे कि लॉ टूट गया। बात समझ में आ रहा है? तो सर, ऐसी एक्टिविटीज भी अनलॉफुल कहलाती हैं। एम आई, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? इफेक्ट तो वही हुआ ना जैसे कि लॉ टूट गया। ठीक है, तो सर ऐसे एग्रीमेंट्स भी आर नॉट हैविंग लॉफुल ऑब्जेक्ट्स। ऐसे एग्रीमेंट्स भी आर नॉट हैविंग लॉफुल ऑब्जेक्ट्स। तो लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या क्या नहीं होता है कि सर लॉ ने या तो डायरेक्टली मना कर दिया या फिर इनडायरेक्टली आपने उसको तोड़ दिया, दे आर डिफिटिंग द प्रोविजंस ऑफ द लॉ। ठीक है, तीसरा क्या होता है कि सर लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं होना, कि सर इट इन्वॉल्व्स और इम्प्लाइज इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। कि सर कोई ऐसा एग्रीमेंट बना रहे हो आप लोग जिससे किसी दूसरे पर्सन को या उस पर्सन की प्रॉपर्टी को इंजरी हो रही है, आप ऐसा कोई एग्रीमेंट आपस में बना रहे हो। एग्जाम्पल देखो, समझ में तो आ रहा है भाई सब जनों को? नी मुरारका, मुकुंद, मीत, सुहान गोयल, समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा तो पूछ लेना भैया। पूंजी जैन, खाना खा लिया? पूंजी जैन, क्या खाना खाया? मेरे भी घर में आज कुक नहीं आई थी सर, मैंने मैगी खाई है। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। तो सर, हाँ, हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि सर इन्वॉल्व्स और इम्प्लाइज इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। यदि ये हमारा ये जो नेथन रिबेरियो है, ठीक है, ही हैज बिकम अ रिबेलियो। तो नेथन रिबेरियो रिबेरियो बन गया, इसको बड़ा गुस्सा आता है आजकल। एक पिछले टाइम में 10-20 साल पहले एक मूवी आई थी, एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है? किसी ने देखी है क्या वो मूवी? एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है? किसी ने भी नहीं देखी है? चलो कोई बात नहीं। तो सर अब नेथन रिबेरियो ने रोहन के साथ में एक एग्रीमेंट बनाया। क्या एग्रीमेंट बनाया? कि तू यदि मिस्टर एक्स के घर में जाके आग लगा के आ जाएगा तो मैं तुझे 5 लाख रुपए दूंगा। ये कैसा एग्रीमेंट है? विच इज इम्प्लाइंग इंजरी to the property of another person, which is implying injury to the property of another person। ये इस एग्रीमेंट के थ्रू किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान हो रहा है। या नेथन रिबेरियो ने रोहन के साथ में एग्रीमेंट बनाया, जाके मुकुंद को अच्छी तरीके से पिटाई लगा के आना, मैं तुझे 2 लाख रुपए दूंगा। तो विच इज इम्प्लाइंग इंजुरी टू एनी पर्सन और एनी प्रॉपर्टी ऑफ अनदर पर्सन। तो ऐसे एग्रीमेंट्स का लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं होता है। सिंपल है ना यार? अब ये तो याद रखना पड़ेगा, समझने की तो बात इतनी थी। ठीक है, तो सर इन्वॉल्व्स और इम्प्लाइज इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। ठीक है, ऊपर एक पॉइंट बच गया है समझाना। लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है यदि उस एग्रीमेंट का नेचर ऐसा है कि उसको परमिट किया
इट वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ। बाईपास कर दिया आपने, पॉइंट ए से पॉइंट बी में डायरेक्ट नहीं पहुंचना अलाउड नहीं था, आपने बाईपास कर दिया और आप उसी जगह पे पहुंच गए, इस रास्ते को बाईपास करके वहीं पहुंच गए। ये तो एग्जांपल समझ में आ गया, डिफीटिंग द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ। इसके आगे एक वर्ड क्या लिखा हुआ है, और इज फ्रॉडुलेंट। और इज फ्रॉडुलेंट, ये पार्ट समझाना रह गया। आओ समझते हैं। हमारे पूंजी जैन के पास में एक फैक्ट्री है, ठीक है। किस चीज की फैक्ट्री है कि सर यूटेंसिल्स बनाने की फैक्ट्री है। यूटेंसिल्स मतलब बर्तन वगैरह जो होते हैं ना, स्टील के बर्तन और ऐसे कुछ बनाने की फैक्ट्री। तो पूंजी जैन ने क्या किया, इस फैक्ट्री की डेली प्रोडक्शन कैपेसिटी थी 300 यूनिट्स पर डे। 300 यूनिट्स पर डे की प्रोडक्शन कैपेसिटी थी। अब पूंजी जैन को लगा यार ठीक है मेरे को फैक्ट्री बेचनी है, तो पूंजी जैन ने सुहान गोयल को ये रिप्रेजेंट किया कि मेरी फैक्ट्री की डेली प्रोडक्शन कैपेसिटी 500 यूनिट्स पर डे है। 500 यूनिट्स पर डे है। जानबूझ के गलत रिप्रेजेंटेशन किया। क्यों जानबूझ के गलत रिप्रेजेंटेशन किया, ताकि उस बेसिस पे सुहान गोयल ये फैक्ट्री खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट बना ले, एग्रीमेंट बना ले। तो सर ये क्या कर रही है इसके साथ में कि सर फ्रॉड कर रही है। फ्रॉड का क्या मतलब, जानबूझ के ऐसी बात दूसरे आदमी को रिप्रेजेंट करना जो कि ये जानती है कि सही नहीं है, तो भी इसलिए रिप्रेजेंट कर रही है ताकि उसके बेसिस पे ये इसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट बना ले फैक्ट्री खरीदने का। तो फ्रॉडुलेंट भी है, यदि कोई एग्रीमेंट यदि फ्रॉड तरीके से बनाए तो भी उसका नॉट हैविंग लॉफुल ऑब्जेक्ट, उसका लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं और वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। क्या ये बात समझ में आ गई, बोलिए यस और नो। और फ्रॉडुलेंट का मतलब भी समझ में आ गया। फ्रॉड से बनाए तो सर अनलॉफुल तरीके से बनाए, अनलॉफुल तरीके से बनाए तो सर वो लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है। लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है तो सर वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। एम आई क्लियर, क्या मैं क्लियर हूं सबको। फ्रॉड क्या होता है, यस सर। नी मुरार का, मुकुंद, मीत, यस। बढ़े आगे, यस सर। लास्ट पॉइंट लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं होने का, द कोर्ट रिगार्ड सच एन एग्रीमेंट एज इमोरल और अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी। कोर्ट ऐसे एग्रीमेंट्स को इमोरल मानता है या अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी मानता है, तो फिर वो ऐसे एग्रीमेंट का लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं आता है। आइए समझते हैं क्या पॉइंट्स हैं। मिस्टर एक्स हैं, ये मिसेस वाई को के साथ में एग्रीमेंट बनाते हैं। मिस्टर एक्स मिसेस वाई के साथ में एग्रीमेंट बनाते हैं। क्या हुआ न्यू मुरार का, हंसी क्यों आ रही है, क्या हो गया। सर वो दीदी आई, दीदी का फेस देख के हंस दिया। हाँ यार, अपने भाई बहनों का फेस देख के ही हंसी आ जाती है, कितनी बढ़िया बात है। ठीक है, चलो आ जाओ, नो कमेंट्स। मिस्टर एक्स जो हैं वो मिसेस वाई के साथ में एक एग्रीमेंट बना रहे हैं। इनकी शादीशुदा है, ये शादीशुदा है, इसीलिए मैंने इनका नाम क्या रखा, मिसेस वाई रखा। ठीक है, ये पकड़ो 5 लाख रुपए। ठीक है, इस 5 लाख रुपए की सहायता लेके अपने हस्बैंड से, ध्यान इधर रखो भाई, इस 5 लाख रुपए की सहायता लेके अपने हस्बैंड से डिवोर्स ऑब्टेन करो और मेरे साथ आके शादी करो। तो ये क्या है, कोर्ट विल रिगार्ड सच एन एग्रीमेंट एज इमोरल एग्रीमेंट। मॉरलिटी नहीं है भाई इसमें। ठीक है, तो इमोरल एग्रीमेंट्स जो हैं वो दे आर नॉट हैविंग लॉफुल ऑब्जेक्ट, दे आर नॉट हैविंग लॉफुल ऑब्जेक्ट। तो फिर ये क्या, ये एग्रीमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं, नहीं सर, ये लॉफुल ऑब्जेक्ट वाले नहीं है, तो इनमें पार्ट मिसिंग हो रहा है, तो ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। 5 लाख रुपए ले भी लिए और फिर डिवोर्स ऑब्टेन नहीं कर रही है, तो ये जाके कोर्ट में ये एप्लीकेशन लगाएगा, क्या केस फाइल करेगा, 5 लाख रुपए डिवोर्स के लिए थे, डिवोर्स तो ले ही नहीं रही है और मुझसे शादी कर नहीं रही है। अरे कोर्ट कहेगा ये लॉफुल ऑब्जेक्ट वाला नहीं है, घर तोड़ने के लिए इमोरल ऑब्जेक्टिव के साथ में ये एग्रीमेंट बनाया गया है। तो इमोरलिटी बहुत सारी तरीके की होती है यार। अभी के लिए आप ये एग्जाम्पल ध्यान रख लो, इतना बहुत है। जब आगे चैप्टर्स में डिटेल में आएंगे तब अपन और डिटेल में समझेंगे।
द कोर्ट रिगार्ड्स इट एज इमोरल, और अब ये सेकंड टर्म क्या है, अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी बहुत डिटेल में अपन आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। पब्लिक पॉलिसी क्या होती है कि सर पब्लिक एट लार्ज का जिसमें हित होता है ना, हित मतलब समझते हो, जिसका बेनिफिट होता है, पब्लिक एट लार्ज का जिसका बेनिफिट होता है, ऐसे कामों के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सर, डीलिंग विद एनिमी कंट्री, dealing with a person of enemy country during the war and making an agreement or a contract with him is against public policy। उससे पब्लिक को नुकसान हो रहा है। क्या नुकसान हो रहा है कि सर ये कॉन्ट्रैक्ट एक पाकिस्तानी के साथ में एक इंडियन ने बना लिया, वार चल रहा है दोनों के बीच में, सर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उससे उसको बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट वो पाकिस्तानी कहाँ भेजेगा, बेनिफिट वो पाकिस्तानी भेजेगा अपने पाकिस्तानी कंट्री के गवर्नमेंट के पास में, कहीं ना कहीं उसका एक हिस्सा जाएगा। वो गवर्नमेंट क्या करेगी, इंडिया के खिलाफ उसी पैसे को यूज करेगी। तो इंडिया के लोगों के हितों के अगेंस्ट हो रहा है एग्रीमेंट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी में 8 या 9 पॉइंट्स हैं जो हमें अलग अलग आने वाले चैप्टर्स में पढ़ने रहेंगे। तो ऐसा कोई एग्रीमेंट विच इज अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक एट लार्ज के इंटरेस्ट के खिलाफ बात हो रही है, या फिर कोई इमोरल है, तो इन दोनों टाइप के एग्रीमेंट्स के लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। जब लॉफुल ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता है। बात समझ में आ गई? बोलो हाँ या ना। सर लॉफुल ऑब्जेक्ट कौन कौन से, या तो लॉ में डायरेक्टली मना कर दिए हो, लॉ में डायरेक्टली मना नहीं किए गए हो तो भी ऐसे, जिनको आपने कर लिया तो इसका इफेक्ट वही हो गया जैसे आपने लॉ तोड़ दिया हो, डिफीटिंग द प्रोविजंस ऑफ लॉ, या फिर वो फ्रॉडुलेंट है तो उसका लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है, या किसी पर्सन या उस पर्सन की प्रॉपर्टी को इंजुरी दे रहे हैं, जाओ उसके घर में आग लगा के आ जा, जाओ उसको 2 थप्पड़ रसीद करके आ जा, ये सब क्या है, लॉफुल ऑब्जेक्ट वाले नहीं है। कोर्ट किसी एग्रीमेंट को यदि इमोरल या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी मानता है तो उसका लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है। बात समझ में आ गई? बोलो यस और नो। बात समझ में आ गई? ऐसे एग्रीमेंट्स हैं तो सर उनका लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है। जब उनका लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या वो एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट बन पाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट एज एन एग्रीमेंट विच इज लीगली एनफोर्सेबल, एंड एग्रीमेंट इज लीगली एनफोर्सेबल व्हेन इट इज हैविंग लॉफुल ऑब्जेक्ट। तब जब यही नहीं रहा तो ये नहीं रहा, जब ये नहीं रहा तो ये एग्रीमेंट यहाँ तक पहुंच पाएगा क्या? नहीं पहुंच पाएगा। एम आई क्लियर? यस सर, लॉजिकली सोचोगे। चलिए नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट, द एग्रीमेंट हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड एज वॉइड और इलीगल। ये तो मैंने यही पढ़ा दिया था, एग्रीमेंट हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड एज अ वॉइड एग्रीमेंट और एन इलीगल एग्रीमेंट। गलत एग्रीमेंट जैसे डिक्लेयर नहीं होना चाहिए। इसमें कुछ अभी के लिए नहीं है, ये पूरा चैप्टर है, अपन बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इस पे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इस पे क्वेश्चंस बन जाते हैं। क्या क्वेश्चंस बन जाते हैं? सर जो भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट आप बना रहे हैं उसका मीनिंग सर्टेन होना चाहिए, वो उसमें सर्टेनिटी का एलिमेंट होना चाहिए। यदि उसमें अनसर्टेनिटी का एलिमेंट हो गया तो फिर वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। 2 एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाता हूं, दोनों के दोनों आपके एग्जाम में आए हुए हैं। आइए, मुकुंद जो है हमारा, ठीक है सर, मेरे पे ही आज एग्जाम्पल शूट हो रहे हैं, क्या बात है कि सर जो खाना खाएगा उसी पे शूट होंगे अब से। चलिए नेक्स्ट, मुकुंद जो है वो एक दिन एक फ्लैट किराए पे देखने गया। किसका फ्लैट किराए पे देखने गया? मीत भैया का फ्लैट किराए पे। मीत के पास 2 फ्लैट थे, मीत ने खूब पैसा छापा, सीए बन गया, मेहनत करी और सीए बन गया हो। ऐसे ही हवा हवा में ख्वाब मत देखना कि बिना मेहनत की सीए बन जाएंगे, ऐसा बहुत रेयरली होता है। तो मेहनत करी, पैसा छापा, एक और घर बना लिया उसने। एक तो अपनी जरूरत के लिए नया घर बना लिया और एक और एक्स्ट्रा घर बना लिया। मुकुंद को उस फ्लैट की किराए पे जरूरत थी, तो मुकुंद गया मीत के पास में। मीत को बोला, देख, या तो मैं इस फ्लैट का 10,000 रुपए किराया दूंगा या फिर इस फ्लैट का 12,000 रुपए किराया दूंगा। अरे एक चीज बोलना है यार, 10,000 रुपए दूंगा, या फिर एक चीज बोल, 12,000 रुपए किराया दूंगा।
या तो ये दूंगा या तो ये दूंगा, डाल दिया अनसर्टेनिटी का एलिमेंट, अनसर्टेनिटी हो गई यहाँ पर। यस सर, जैसे ही अनसर्टेनिटी हुई सर, ये इस एग्रीमेंट में अनसर्टेनिटी का एलिमेंट आ गया, तो सर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स इज सर्टेनिटी होनी चाहिए, अनसर्टेनिटी का एलिमेंट नहीं होना चाहिए, अनसर्टेनिटी का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा भी आ सकता है एग्जाम में, मुकुंद ने मीत को बोला घर का बेसिक किराया मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा, और यदि ये घर मेरे लिए लकी प्रूव हो गया तो मैं 12 दे दूंगा। अब दोनों लड़ते रहेंगे, ये बोलेगा लकी प्रूव नहीं हुआ, बाद में ये बोलेगा लकी प्रूव हुआ। लकी क्या है इस बात की कोई डेफिनेशन नहीं होती है, ये जांचने को कि क्या लकी है ना क्या अनलकी है। ठीक है, अनसर्टेनिटी का एलिमेंट डाल दिया, सर ये कोई एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा क्योंकि इसमें अनसर्टेनिटी का एलिमेंट आ चुका है। क्या ये पहला एग्जाम्पल समझ में आया? यस सर। दूसरा एग्जाम्पल देखो, ये वाला एग्जाम ये आरटीपी एमटीपी में आया हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल क्या, मुकुंद गया, कहाँ गया, एक खाने का तेल बेचने वाला है ना, ऑयल शॉपकीपर के पास में। ठीक है, ऑयल शॉपकीपर के पास में जाके बोलता है मुझे 5 लीटर मूंगफली का तेल दे दीजिए, 5 लीटर पीनट ऑयल दे दीजिए। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने बोला इतने रुपए, इसने दे दिए, बन गया वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यस सर, ओके। मुकुंद गया, सेकंड एग्जांपल देखना, मुकुंद गया ऑयल वेंडर के पास में और बोलता है 5 लीटर तेल दे दो। ठीक है, अब ये ऑयल वेंडर मूंगफली के तेल में भी डील करता है, ये ऑयल वेंडर सनफ्लावर ऑयल के उसमें भी डील करता है, ये ऑयल वेंडर वो कहते हैं ना राइस ब्रान ऑयल में भी डील करता है खाने के तेल में, और भी 2-3 तरीके के ऑयल्स में डील करता है। ये तो सर अब कौन सा तेल देवे यार, अनसर्टेनिटी का एलिमेंट आ गया या नहीं आ गया? 5 लीटर तेल दे देना, ये पकड़ो पैसे में जा रहा हूं, कौन सा तेल दे दे, अनसर्टेनिटी का एलिमेंट आ गया, तो सर ये कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, अनसर्टेनिटी का एलिमेंट आ गया है पर, क्योंकि इसने क्लैरिफाई नहीं किया कौन सा तेल लेना है। अब देखो इसमें एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है समझना, कि सर लेकिन यदि ये ऑयल वेंडर केवल एक तरीके के तेल में ही डील करता है, केवल एक तरीके के तेल में डील करता है, तो भले ही मुकुंद ने नहीं बोला कौन सा 5 लीटर तेल देना है, तो भी हम सिचुएशन से उस अनसर्टेनिटी को सर्टेनिटी में कन्वर्ट कर गए या नहीं कर गए, कि यार ये तो एक ही तरीके के ऑयल में डील करता है, तो सर्टेनिटी आ गई कि मूंगफली का ही देना है, मूंगफली के ही तेल में डील करता है। तो यदि सिचुएशन इज केपेबल ऑफ कन्वर्टिंग द एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इनटू सर्टेनिटी, हम यदि समझ सकते हैं कि क्या बात हो रही है, तो फिर वो एग्रीमेंट वैलिड हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। बात समझ में आ गई? यस सर। तो सर सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग होना चाहिए, अनसर्टेनिटी होते ही वो फिर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स इज अनसर्टेनिटी का एलिमेंट नहीं होना चाहिए, सर्टेनिटी होनी चाहिए। द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट मस्ट बी सर्टेन एंड नॉट वेग, वेग अजीब सी नहीं होनी चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए। इफ नॉट द एग्रीमेंट विल नॉट बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। बात समझ में आ गई? बोलिए हाँ या ना। आगे बढ़े, लास्ट के 2 पॉइंट करें। देयर मस्ट बी पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, कि सर जो भी एग्रीमेंट बना रहे हो उसमें पॉसिबिलिटी होनी चाहिए परफॉर्मेंस की। एग्रीमेंट्स टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट्स कैनॉट बी एनफोर्स, एग्रीमेंट्स टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट्स कैनॉट बी एनफोर्स्ड। नमित कहां पर है? नमित यस सर। समझ में आ रहा है तेरे को? यस सर। ठीक है, तो अब हमारा नमित आया एक दिन, सारे एग्जाम्पल मुकुंद पे क्यों, थोड़े नमित पे भी आने चाहिए। ठीक है, नमित यदि, अब नमित ने अपने बता दिया था भाई इसकी मुकुंदी है भाई, ठीक है चलो। नमित यदि मुकुंदी से वादा करता है, क्या वादा करता है, मैं तेरे लिए आसमान से चांद और सितारे तोड़ के लाऊंगा। ठीक है, अरे मुकुंद पर्सनली मत लेना, मैं जस्ट एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूं ताकि तुम लोग को याद रहे। यदि नमित किसी से वादा करता है मैं तेरे लिए आसमान से चांद और सितारे तोड़ के लाऊंगा, सच्ची बताना क्या पॉसिबल है आसमान से चांद और सितारे तोड़ के लाना? नहीं यार, पॉसिबल नहीं है। तो नमित कैसा वादा कर रहा है किसी से? ही इज डूइंग, मेकिंग एन एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल टास्क।
ही इज मेकिंग एन एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल टास्क। क्या ये एग्रीमेंट कभी पूरा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? नहीं सर, कभी नहीं बनेगा ये। वो सामने वाले को समझ जाना चाहिए फर्जी बना कर रहा है मेरे साथ, ठीक है। ही इज डूइंग एन एग्रीमेंट टू मेकिंग एन एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल टास्क। एग्जाम में एक क्वेश्चन और आया हुआ है, नमित ने मिस्टर एक्स से एक वादा किया है टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक, टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक, खजाना ढूंढ के लाऊंगा मैजिक से। इट इज एन एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल टास्क, बिकॉज मैजिक जैसी चीज साइंस में, मैजिक जनरली हाथ की सफाई मानी गई है, मैजिक जैसी चीज साइंस में नहीं होती है। तो इसको क्या माना गया है? एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल टास्क। ऐसे एग्रीमेंट्स बनाए गए हैं तो वो लॉ के हिसाब से सही नहीं है, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होनी चाहिए। और लास्ट वाला पॉइंट और भी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, सेम लिंक पे रिजाइन करो तो आपको लास्ट वाला पॉइंट समझाता हूँ। नी मुराद का तू कर पाए तो कर लेना, नहीं कर पाए तो जितनी देर कर सकता है उतनी देर कर लेना, नहीं कर पाऊंगा सर, मैं लीव करता ठीक है। तो रिकॉर्डिंग से करना। हूँ।